नमस्कार। आज हम भारत के उस बुनियादी कानून की गहराई में उतरेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। जरा सोचिए, आज के जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर सरकारी फॉर्म भरने तक हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर है। तो फिर इन सबको चलाने के लिए नियम क्या हैं? कौन से कानून हैं? यही वो बड़ा सवाल था जिसने एक पूरे कानूनी ढांचे की जरूरत को सामने ला दिया। और उस सवाल का जवाब है ये कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसे 17 अक्टूबर साल 2000 में लागू किया गया था। ये समझिए कि भारत में साइबर स्पेस और ई-कॉमर्स की ये कानूनी बुनियाद है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। डेटा और सूचना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, डेटा तो बस कच्चे तथ्य हैं, जैसे मान लीजिए 50 छात्रों के एग्जाम के नंबर। लेकिन जब हम उन्हीं नंबरों को एक क्रम में, जैसे बढ़ते हुए क्रम में लगा दें, तो वो सूचना बन जाती है, मतलब कुछ काम की चीज। ये कानून इन दोनों की सुरक्षा के लिए नियम बनाता है, इसलिए ये फर्क जानना जरूरी है। तो चलिए अब इस कानून के पहले और सबसे अहम पहलू पर आते हैं, ये कि आखिर ये कानून हमारी ऑनलाइन दुनिया में भरोसा कैसे बनाता है, ताकि हम सब बिना डरे डिजिटल लेन देन कर सकें। तो इस कानून को लाने के पीछे असल मकसद क्या थे? असल में इसके 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के लेन देन को कानूनी मान्यता देना। दूसरा, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को। और तीसरा, सरकारी दफ्तरों में ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने को। ये देश को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कैसे एक स्क्रीन पर किया गया डिजिटल साइन कागज पर कलम से किए गए साइन जितना ही कानूनी तौर पर पक्का माना जा सकता है? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा है। इसका जवाब है एक बड़ी ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जादुई ताला है और उसके साथ 2 तरह की चाबियां हैं। एक है प्राइवेट चाबी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहती है, एकदम सीक्रेट। इससे आप ताला लगाते हैं। और दूसरी है पब्लिक चाबी, जिसकी कॉपियां आप किसी को भी दे सकते हैं। बस इसी तरह से हमारी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित किया जाता है। ये दोनों चाबियां, प्राइवेट कुंजी और पब्लिक कुंजी, एक जोड़ी में काम करती हैं। प्राइवेट कुंजी सिर्फ आपके पास रहती है, जिससे आप किसी दस्तावेज पर डिजिटल दस्तखत करते हैं, यानी एक तरह से ताला लगाते हैं। और पब्लिक कुंजी सबके पास होती है, जिससे कोई भी ये चेक कर सकता है कि हाँ, ये ताला सच में आपने ही लगाया है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत आसान है। भेजने वाला अपनी प्राइवेट कुंजी से दस्तावेज को साइन करता है। फिर जिसे दस्तावेज मिला है, वो भेजने वाले की पब्लिक कुंजी का इस्तेमाल करके ये पक्का कर लेता है कि दस्तावेज असली है, उसी ने भेजा है और रास्ते में इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सिंपल। अब जब इतनी भरोसेमंद टेक्नोलॉजी आ गई, तो सरकार के लिए भी डिजिटल होने का रास्ता खुल गया। चलिए देखते हैं कि इस कानून ने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी ई गवर्नेंस को कैसे मुमकिन बनाया। ई गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी हैं इस कानून की कुछ खास धाराएं, जैसे धारा 4 और 5। ये कहती हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल साइन उतना ही कानूनी है जितना कागज और कलम से किया गया काम। धारा 6 सरकारी दफ्तरों को डिजिटल काम करने की इजाजत देती है। और धारा 10A ये पक्का करती है कि ऑनलाइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट भी पूरी तरह से वैध माने जाएंगे। अब तक तो हमने डिजिटल दुनिया के अच्छे पहलुओं की बात की, लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं डिजिटल तलवार की दूसरी तेज धार की, यानी साइबर अपराध और उसके लिए सजा की। और सजाएं कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर कोई किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, तो इस कानून के तहत जो निर्णायक अधिकारी होता है, वो दोषी पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। जी हां, 5 करोड़। इस कानून में एक धारा थी जो बहुत ही विवादों में रही, धारा 66A। इसके तहत ऑनलाइन कोई आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर भी गिरफ्तारी हो सकती थी। मुश्किल ये थी कि आपत्तिजनक क्या है, इसकी परिभाषा बहुत धुंधली थी और इसका गलत इस्तेमाल भी होने लगा था। और फिर साल 2015 में आया वो ऐतिहासिक केस, श्रेया सिंघल मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ये जो धारा 66A है, ये हमारे बोलने की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये हमारे डिजिटल अधिकारों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी।
तो आज के समय में कौन से बड़े साइबर अपराध हैं और उनकी सज़ा क्या है, ये टेबल हमें एक छोटी सी झलक देती है। हैकिंग या किसी की पहचान चुराने पे 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन साइबर आतंकवाद जैसा अगर कोई गंभीर अपराध है तो धारा 66F के तहत सज़ा सीधे उम्र कैद तक हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे कानूनों को लागू कौन करवाता है? हमारी इस डिजिटल दुनिया के रखवाले, इसके संरक्षक आखिर हैं कौन? देखिए, इस डिजिटल दुनिया के कई संरक्षक हैं। जो कंट्रोलर होते हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर भरोसेमंद हों। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स यानी निर्णायक अधिकारी जुर्माने और मुआवजे के मामले देखते हैं। और एक बहुत ही जरूरी टीम है CERTIN, जिसका काम है देश को साइबर हमलों से बचाना। इनमें से CERT-IN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बहुत ही अहम है। इसे 2004 में बनाया गया था और ये भारत की नेशनल एजेंसी है जो साइबर हमलों और सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटती है। आप कह सकते हैं कि ये हमारी डिजिटल दुनिया की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम है। इस कानून की एक और बहुत खास बात है इसका दायरा। ये ग्लोबल है, मतलब अगर कोई अपराध भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को निशाना बनाकर किया गया है तो ये कानून उस अपराधी पर भी लागू होगा, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो। तो हमने देखा कि IT एक्ट 2000 ने भारत के डिजिटल सफर में कितनी अहम भूमिका निभाई है। पर आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या हमारा ये 20 साल से भी ज्यादा पुराना कानून भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है? सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें आ रही हैं। क्या हमारा कानून उनके लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।